Hello and welcome you all to this e-learning platform of Padlo India and I am your physics mentor Dimple। आज हम जो वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हमने हाइगन प्रिंसिपल पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे हाइगन प्रिंसिपल से हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया, स्नेल्स लॉ एंड I इज इक्वल्स टू R। अब हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है वो अब पढ़ने वाले हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीडियम के जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दो वेव आ रही हैं, तो उन दो वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो वेक्टर सम होगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वेव। तो सपोज दो वेव आ रही हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पर मीडियम के, उस मीडियम में इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इंडिविजुअल वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उनका वेक्टर सम होगा। जैसे अगर मैंने ये कहा कि ये सोर्स है मेरा S1 और ये सोर्स है मेरा S2 और ये पॉइंट है मेरा P, यहां से एक वेव आ रही है और यहां से एक वेव आ रही है। ये वेव है सपोज y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx और ये वेव है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx। ये जो है वो वेव की इक्वेशन होती है। तो नॉर्मल वेव जो है सोर्स S1 और S2 से आ रही है, ये y1 और y2। तो इस पॉइंट पे ये दोनों वेव आके मिल गई, तो यहां पर हमारा क्या लगेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी, ये क्या है? y1 क्या है और y2 क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है किसकी? वेव की। और ये जो है ये x जो है यहाँ पर x, ये डिस्प्लेसमेंट किसकी बता रहा है? पार्टिकल की, कि उस वेव में जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो y1 और y2 जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? y1 प्लस y2, क्योंकि वेक्टर सम ऑफ ईच डिस्प्लेसमेंट। तो y जो होगा हमारा नेट जो है y r या फिर y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। क्या होगा? y1 प्लस y2। लेकिन ये जो है वो डिस्टेंस में क्या आएगा? ये x1 डिस्टेंस चला और ये चला x2 डिस्टेंस, क्योंकि ये तो है सेंटर पे तो नहीं है पॉइंट P, इसने कम डिस्टेंस तय करा पॉइंट P तक पहुंचने में और इसने डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ट्रेवल करा पॉइंट P पे पहुंचने के लिए। तो अब इस चक्कर में क्या आएगा? इनके बीच में आएगा पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस क्या है? जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करा है सोर्स 2 से जो वेव आई है उसने, तो इसमें क्या आ गया? इसका पाथ डिफरेंस आ गया। तो रिजल्टेंट जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है रिजल्टेंट जो होगा वो होगा y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 जो है वो यहां पर आके क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। ये क्या हो गया? हमारा रिजल्टेंट वेव। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि कि जो y रिजल्टेंट है या y नेट है वो क्या होगा? इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। जितनी वेव होगी उतना ही उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर सम उनका होता जाएगा और वो हमें क्या मिल जाएगी? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेव का कैसे मिलेगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स। अब आता है हमारा कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स वो होता है कि जहां पर वेव का फेज डिफरेंस जो है वो क्या रहे? चेंज ना हो टाइम के साथ। दो वेव में जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, अभी मैंने बताया ना कि x1 एक डिस्टेंस चला और एक डिस्टेंस चला x2, तो उनके बीच में क्या हुआ? पाथ डिफरेंस आया। पाथ डिफरेंस की वजह से क्या आता है? हमारा फेज डिफरेंस आता है। वो फेज डिफरेंस अगर चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो वो सोर्स जो होगा वो क्या होगा? कोहेरेंट सोर्स। और ये कोहेरेंट सोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके लिए कोहेरेंट सोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट सोर्स ये होता है कि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ वेरी ना हो, वो कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने यहां पर बोला, ये जो दो वेव है ये ट्रैवल कर रही है, इसने ट्रैवल करा x1 डिस्टेंस और इसने ट्रैवल करा x2 डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों का
फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले तो डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस क्या होगा डेल्टा एक्स, वो क्या होगा x2 माइनस x1, ये क्या होगा इसके बीच में पाथ डिफरेंस, क्या है ये पाथ डिफरेंस। लेकिन मैं अगर फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज डिफरेंस को हम कहते हैं फाई, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ये होता है फेज, किसी भी वेव का जो रिप्रेजेंटेशन होता है फेज का वो ये होता है, तो ये होता है फेज डिफरेंस, ये होता है फेज। अभी जो स्टार्टिंग में इन दोनों का फेज जो था वो सेम था, लेकिन जैसे इन्होंने ट्रैवल करा डिफरेंट डिस्टेंस तो इनका फेज जो है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर इस पहली वेव का फेज क्या आया, yt प्लस kx1। अब इसका फेज जो है वो कम होगा क्योंकि x1 जो है वो कम डिस्टेंस है और x2 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस है। तो अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, wt प्लस kx2 माइनस wt प्लस kx1, ये हो गया, ये होगा हमारा फेज डिफरेंस। दो वेव के अंदर फेज डिफरेंस जो है वो इस तरीके से दिया जाएगा, तो w2 माइनस w2 कैंसिल हो गया, तो kx2 माइनस kx1, ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। k कॉमन ले लिया हमने तो आएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अभी हमने क्या बताया, x2 माइनस x1 क्या है हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा x, तो ये हो जाएगा k डेल्टा x। तो हमारा फाई यानी कि फेज डिफरेंस क्या आया, k डेल्टा x। तो फाई फेज डिफरेंस k डेल्टा x। k क्या होता है, k होता है हमारा 2 पाई बाय लैम्डा, क्या है ये वेव नंबर, इसको हम किससे लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। k क्या है हमारा वेव नंबर जो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो k हुआ 2 पाई बाय लैम्डा x2 माइनस x1 या फिर 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेज डिफरेंस फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x, ये हुआ 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x, ये हमारा क्या निकला फेज डिफरेंस। अब हमने जब ये दो वेव की बात करी, यहां पर ये जो दो वेव है हमारी, इन दो वेव का अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो इनका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करूं तो ये हो गया हमारा सपोज A1 और ये हो गया हमारा A2, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम इनका निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है फाई का। तो A1 A2 के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है फाई का, और यार रिजल्टेंट क्या होगा हमारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 फाई कॉस फाई। अब अगर मैं कहूं कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, कहीं पर मुझे इंटेंसिटी जब दो वेव मिल रही है तो मुझे वहां पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कॉस फाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम चाहिए। तो कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या है +1 +1। तो कॉस फाई मैक्सिमम 1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या होगी 0 2 पाई 4 पाई, ये सब क्या है जब फाई की वैल्यू होगी तब हमारा कॉस फाई जो है वो मैक्सिमम होगा +1। इसका मतलब फाई का जनरल क्या है, फाई क्या होगा हमारा 2n पाई। जब फाई हमारा 2n पाई होगा तब हमारी कॉस फाई की वैल्यू क्या है मैक्सिमम होगी। तो फाई क्या होता है हमारा 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x होता है हमारा फाई। अभी हमने फेज डिफरेंस निकाला यहाँ पर, तो फेज डिफरेंस क्या था 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो हमारा डेल्टा x पाथ डिफरेंस क्या है हमारा n लैम्डा। इसका मतलब जब हमारा पाथ डिफरेंस n लैम्डा का होगा तब हमारा जो है हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी हमें किसकी
इंटरफेरेंस में दो वेव की जो सुपरपोजिशन है वो हमें क्या देगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देगी। कब देगी, जब हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा का होगा और हमारा फेज डिफरेंस जो है वो कितने का होगा, 2n पाई का। अगर मैं वही बात करूं मिनिमम की, अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो cos फाई जब होगा मिनिमम तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, हमें डार्क स्पॉट मिलेगा। दो जो सुपरपोजिशन है दो वेव का वो क्या, वो हमें मिनिमम इंटेंसिटी देगी। तो वो मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू होगी -1। इसका मतलब फाई की वैल्यू है पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये सब है हमारी फाई की वैल्यू। तो जनरलाइज तरीका अगर मैं फाई की बात करूं तो वो क्या होगा, 2n-1 पाई। n की वैल्यू मैंने 0 रखी तो मुझे क्या मिला, पाई। n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 2 - 1 इज पाई। n की वैल्यू 0 नहीं, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0 तो वो यहां पर यूज हो गई। n की वैल्यू 0 रखने पे हमें फाई जो है वो 0 मिल गया। n की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 1 इज 2, -1 इज 1 तो मिल गया मुझे पाई। n की वैल्यू मैंने रखी 2 तो 4 - 1 इज 3 पाई। तो ये मुझे क्या है, जनरलाइज फाई मिल गया जब मुझे इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होगी मेरी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तब मेरी फाई की वैल्यू यानी फेज डिफरेंस होगा मेरा 2n-1 पाई। वैसे ही 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, ये क्या है हमारा फाई की वैल्यू, इज इक्वल्स टू 2n-1 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल और मेरा डेल्टा एक्स आया 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो ये हो गया 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये है मेरा पाथ डिफरेंस। तो जब मेरा पाथ डिफरेंस होगा 2n-1 लैम्डा बाय 2 तब मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम। और या फिर फेज डिफरेंस मेरा 2n-1 पाई होगा तब मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम। ये है मेरा मिनिमम का केस। और मैक्सिमम तब इंटेंसिटी मुझे मिलेगी जब फाई हमारा फेज डिफरेंस जो है वो होगा 2n पाई और पाथ डिफरेंस होगा मेरा n लैम्डा। ये सब जो है वो हम यूज करने वाले हैं आगे इंटरफेरेंस में, जहां पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, अभी हमने बोला कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स हमने क्या बोले, कोहेरेंट सोर्स वो थे जिनका फेज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। तो अभी हमने जो फेज की बात करी, जो हमारी जो वेव है, ये वेव, इसमें वेव में ये जो चीज है ये क्या है, फेज बताता है वेव का। तो यहाँ पर हमने t जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने यहाँ पर ओमेगा t1 प्लस kx1 नहीं लिखा है क्योंकि t जो है वो हमारा कांस्टेंट है। यानी ये जो दो सोर्स है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। इसमें जो फेज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सोर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्स है। अगर ये जो है वो टाइम के साथ चेंज होते तो इसमें जो है वो हम ब्राइट और डार्क फ्रिंज को अलग अलग नहीं कर पाते कि एक टाइम पे ब्राइट और वही ब्राइट फ्रिंज दूसरे टाइम पे जो है वो डार्क फ्रिंज भी बन सकती थी। तो इसलिए कोहेरेंट सोर्स का होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ रहे कांस्टेंट। तो कोहेरेंट सोर्स की अगर हम बात करें, ये है मेरे दो सोर्स, ये S1 और ये है S2। और यहाँ पर मेरा एक मेन सोर्स है, क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब जो एक ही लाइट का सोर्स हो और जिसकी वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट हो। वो वेवलेंथ इस सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, हमें कंटिन्यूअसली जो है वो लाइट एमिट कर रहा है। और ये सोर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्स है। ये जो दो सोर्स है S1 एंड S2 जो है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि इनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो टाइम के क्या है, इंडिपेंडेंट है, टाइम से वो वेरी नहीं हो रहा। अब अगर सपोज यहां से एक रे गई, ये है हमारी स्क्रीन, यहां पर है हमारा पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इस सोर्स से रे आई, पॉइंट P पर आई, और इस सोर्स से रे आई पॉइंट P पर।
तो इन दो रेस का जो पाथ डिफरेंस है, इन दो रेस का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस रे ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करा और इस रे ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है, 0 होगा। तो हमें सेंटर में क्या मिलेगा, एक मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम मींस ब्राइट स्पॉट मिलेगा हमें कहां पर, सेंटर में। क्यों, क्योंकि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो है हमारा 0। तो जब भी पाथ डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस क्या था हमारा, n लैम्डा ब्राइट स्पॉट के लिए, तो n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो गया हमारा, 0। पाथ डिफरेंस 0 हो गया, हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज हमें मिल गई। लेकिन अगर मुझे निकालना है कि पहली ब्राइट कब मिलेगी मुझे, अगर मैंने कहा कि यहां हमारा पॉइंट है पॉइंट P, और मैंने ये कहा कि सपोज ये फर्स्ट मैक्सिमा है, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, जहां पे पाथ डिफरेंस 0 था वो सेंट्रल मैक्सिमा था। अब सपोज मैंने कहा पॉइंट P पे मुझे चाहिए फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, तो यहां से ये रे आई इस पॉइंट पर और यहां से ये गई, तो ये जो दो रे हैं ये दोनों पॉइंट P पर जाके टकराएंगी। अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो S1 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा और S2 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा पॉइंट P तक जाने के लिए, क्या वो सेम है, नहीं, क्योंकि इनके बीच में अब क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। S1 ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करा, S2 से जो वेव गई उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसका मतलब इनके बीच में अब क्या है, पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस कितना है, ये इतना पाथ डिफरेंस है कि ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है जो किसने ट्रैवल करी, S2 सोर्स से जो वेव गई उसने ट्रैवल करी। अब ये पाथ डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होने के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, n लैम्डा का, तभी ये मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट होगा। तो हम कंसिडर करते हैं पहले तो कि ये एंगल जो P बना रहा है एंगुलर, वो है हमारा थीटा। क्या है वो हमारा एंगुलर थीटा। और थीटा जो है, ये जो दो स्लिट्स है हमारे जो कोहेरेंट सोर्स है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, स्मॉल d जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स के बीच में, ये डिस्टेंस है हमारा कैपिटल D। और ये कैपिटल D जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल d, यानी कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेज है वो क्या है, पैरेलल आ रही है। तो ये जो है वो एंगल थीटा है, जो एंगल जो P पॉइंट पे हमारा जो है वो सेंटर लाइन बना रही है P के साथ, ये है एंगल थीटा। अब अगर हमें ब्राइट स्पॉट चाहिए P पर, तो P पर ब्राइट स्पॉट चाहिए, इसका मतलब हमारे पास जो फाई है वो कितना होना चाहिए, 2n पाई। 2n पाई का हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए फेज डिफरेंस। और डेल्टा x क्या होना चाहिए, n लैम्डा, क्योंकि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए। अभी हमने पीछे देखा कि फाई क्या होना चाहिए हमारा 2n पाई, और हमारा डेल्टा x क्या है, n लैम्डा होना चाहिए। तो ये जो एंगल है वो एंगल सेंटर एक्सिस के साथ जो बना रहा है P वो है थीटा। तो ये अगर मैं इसके पैरेलल लाइन खींचूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, कि ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा होगा। और इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है हमारा सपोज ABC, इस ABC ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये भी थीटा होगा एंगल। अब मैं इस ट्राइंगल को, अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूं, ये है A C और B, यहाँ पर है 90 डिग्री और ये है 90 माइनस थीटा और ये है थीटा। तो अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा यहाँ पे देखूं तो tan थीटा क्या होगा मेरा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा का परपेंडिकुलर है मेरा BC और बेस क्या है मेरा ये AC, और AC क्या है हमारा D, AC क्या है हमारा D, यानी कि स्लिट विड्थ।
और BC हमारा क्या है, BC है ये चीज, ये क्या है हमारा पाथ डिफरेंस, वो पाथ डिफरेंस जो दो रेज में से जो सेकंड रे जो S2 से जो रे निकली वो जितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है वो है हमारा पाथ डिफरेंस, वो है BC। तो tan थीटा यहां से निकलेगा मेरा डेल्टा x बाय डी। तो tan थीटा क्या होगा, डेल्टा x बाय डी। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ये O P और F, तो OPF, ट्राइंगल OPF में अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकालूं तो ये डिस्टेंस सपोज है मेरा y, ये डिस्टेंस है मेरा y। तो OPF में अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा क्या आएगा मेरा PF अपॉन, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है मेरा OF जो है हमारा D, तो OPF अपॉन D। तो ये मेरा हो गया, दोनों tan थीटा को जब मैं इक्वेट करूंगी तो मेरा क्या आएगा, डेल्टा x बाय डी इज इक्वल्स टू PF क्या है मेरा y अपॉन कैपिटल D। तो डेल्टा x आएगा y d बाय डी, ये है मेरा पाथ डिफरेंस फॉर विच मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमम, ये मेरा पाथ डिफरेंस है, टोटल पाथ डिफरेंस। ये मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, टोटल पाथ डिफरेंस। अब अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, अगर ये पॉइंट मैं कहती हूं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यहाँ पे ब्राइट मैक्सिमा आएगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं कहूँ ये पॉइंट ब्राइट मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा का है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, क्योंकि हमने पीछे बात करी थी कि मैक्सिमम कॉस फाई कब होगा, जब डेल्टा एक्स जो है वो एन फाई होगा। तो एन फाई एन लैम्डा लिख दूंगी मैं यहाँ पर y बाय डी। तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी मेरी n लैम्डा d बाय डी। ये मेरा होगा वो डिस्टेंस जहां पर मेरा फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा अकर होगा आफ्टर द ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर जो ब्राइट मैक्सिमा होगा उसके बाद जो मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है, जो मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है वो कहां पर होगा, एन डी बाय डी पर। और टोटल जो मैक्सिमा है, जो टोटल मैक्सिमा है वो मेरा कहां पर अकर होगा, तो जो मेरा मैक्सिमा है वो कहां अकर होगा, मेरा मैक्सिमा आकर होगा कौन से डिस्टेंस में, y इज इक्वल्स टू एन लेमडा बाई डी। लेकिन जो फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा होगा y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी। जब n की वैल्यू 1 होगी तो मेरा फर्स्ट मैक्सिमा होगा और वो होगा y इज इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी। अगर मैं यहाँ पर मिनिमा की बात करूं तो मिनिमा क्या होगा, अगर मैं डेल्टा x को 2n-1 लेमडा बाई डी पुट कर दूं तो मुझे मिनिमा की वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमा क्या होगा मेरा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू वाई डी बाई डी। तो फॉर मिनिमा यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि मुझे डार्क स्पॉट दिखेगा, क्या दिखेगा मुझे, डार्क स्पॉट, तो उसमें क्या होगा 2n-1 लेमडा बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई डी बाई डी। तो यहां से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो y की वैल्यू आएगी 2n-1 डी लेमडा बाई 2 डी। ये होगी मेरी किसकी वैल्यू, मिनिमा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होगी, फॉर मिनिमा। और अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करूं तो फर्स्ट मिनिमा मेरा कहां पर होगा, y इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1 पुट करा तो y इज इक्वल्स टू d लेमडा बाय 2d। ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा। यहां पर होगा मेरा फर्स्ट मिनिमा और होगा मेरा फर्स्ट तो हमारी जो स्लिट दिखती है यहां पे हमारा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद है मेरा डार्क स्पॉट, फर्स्ट डार्क, फिर है मेरा फर्स्ट ब्राइट,
फिर सेकंड डार्क और सेकंड ब्राइट। वैसे ही सेंट्रल मैक्सिमा के इस तरफ भी है फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क और सेकंड ब्राइट। तो इस तरीके से ये जो है वो फ्रिंजेस हमें दिखते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में। और दो कंसेक्यूटिव डार्क या फिर ब्राइट बैंड के फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? बीटा। फ्रिंज विड्थ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। अब हमने यहां पे निकाला फर्स्ट मैक्सिमा जो हमें मिला था वो कहां पे मिला था? फर्स्ट मैक्सिमा हमें मिला था y इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। ये मुझे मिला फर्स्ट मैक्सिमा। और वैसे मैक्सिमा क्या था? y इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई डी। तो मुझे सेकंड मैक्सिमा कहां मिलेगा? सेकंड मिलेगा 2 लैम्डा डी बाई डी पर n की वैल्यू जब मैंने 2 पुट कर दी। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा फ्रिंज विड्थ है। तो बीटा क्या होगा मेरा? बीटा होगा 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी। तो मेरी फ्रिंज विड्थ आएगी बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। यही सेम होगी फॉर मिनिमा ऑल्सो, कि मिनिमा के लिए अगर मैं फ्रिंज विड्थ निकालूं तो फर्स्ट मिनिमा आएगा डी लैम्डा डी बाई 2d और सेकंड मिनिमा कब होगा? जब n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 लैम्डा डी बाई 2d। ये होगा मेरा फर्स्ट मिनिमा और ये होगा मेरा सेकंड मिनिमा। जब इन दोनों को आपस में सेपरेट कर दूंगी मैं तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 बाई 2 इज 1। तो लैम्डा डी बाई डी मेरा क्या आ गया? फ्रिंज विड्थ। तो दोनों फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम होगी क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा जो है वो इक्वल डिस्टेंस से जो है वो सेपरेट होता है। तो फ्रिंज विड्थ होगी मेरी लैम्डा डी बाई डी और दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। और वो मिनिमा और मैक्सिमा पे डिपेंड नहीं करता, वो जो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर पर्टिकुलर मिनिमा और पर्टिकुलर मैक्सिमा। तो यहाँ पे हुआ हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस खत्म। अब हम देखते हैं आगे हमारा डिफ्रैक्शन। उससे पहले कि अगर सपोज हमने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा जिसमें हमने 2 स्लिट बनाए, उसमें अगर मैं सोर्स को चेंज कर दूं, सोर्स जो है वो शिफ्ट कर दूं ऊपर की तरफ, तो मेरी फ्रिंज विड्थ को क्या होगा? अगर मैं सोर्स जो है वो मूव कर दूं तो मेरी जो विड्थ है, सेंट्रल फ्रिंज है, यहाँ पे क्या था? पहले सोर्स यहाँ पर था मेरा। अगर सोर्स सेंटर में है तो मेरी जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहीं पे बनती है सेंटर पे। अगर मैंने सोर्स को शिफ्ट कर दिया ऊपर, सपोज यहाँ पर कर दिया मैंने सोर्स एस प्राइम, तो मेरी सेंट्रल फ्रिंज किस तरफ शिफ्ट होगी या नहीं होगी? तो मेरी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो कहां पर शिफ्ट होगी? जितने डिस्टेंस से मेरा एस प्राइम मूव हुआ है टुवर्ड्स अप, अगर यहाँ पे अप मूव हुआ है तो उतने ही डिस्टेंस से मेरी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगी स्क्रीन पर। अगर यही सोर्स जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता तो मेरी फ्रिंज विड्थ जो है, जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है, वो कहां पे शिफ्ट हो जाती? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती। तो ये जो है वो चेंज आ जाता है अगर मेरा जो सोर्स है वो शिफ्ट हो जाए या फिर मूव कर दिया जाए अपने सेंट्रल पोजीशन से किसी और पोजीशन पे। तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल फ्रिंज है वो भी क्या है? मूव हो जाएगा। उसके साथ साथ बाकी के फ्रिंजेस भी साथ में मूव होंगी। अब आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। कहां पर? किसी ऑब्स्टिकल्स या फिर कॉर्नर से। जैसे कि ये मेरे स्लिट है, अब यहां से लाइट आ रही है, लाइट का सोर्स है, यहाँ पे सोर्स आ रहा है लाइट का। अब ये जो है वो क्या है? ऑब्स्टिकल है। इस ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से अब ये लाइट क्या है? बेंड हो जाएगी। इस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में होता क्या है? जैसे हमने यहाँ पे ली एक स्लिट। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? हमने यहाँ पर कंसिडर करा एक स्लिट। ये है मेरी स्लिट। यहां से मैंने क्या करा? ये लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है यहाँ पर।
अब ये लाइट रेज, अगर मैं कहूं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइट तो है वो सीधी चली जानी चाहिए थी और हमें यहाँ पर सेंटर में क्या होना चाहिए था, ब्राइट दिखना चाहिए था कि सारी लाइट जो है वो सेंटर में आएगी और यहाँ से लेकर ऊपर और नीचे क्या पे होना चाहिए, डार्क होना चाहिए स्पॉट। यहाँ पे हमें क्या दिखनी चाहिए, परछाई दिखनी चाहिए इसकी, क्योंकि यहाँ तो लाइट आएगी नहीं, लाइट जो है वो सीधी जाएगी। तो लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, लाइट जो है जब वो यहाँ से ट्रैवल करती है, जब वो लाइट इस स्लिट से ट्रैवल करती है, तो क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है लाइट की, क्योंकि ये क्या है, कॉर्नर है ऑब्स्टिकल्स के, तो लाइट यहाँ पर सीधी तो जाती है, यहाँ से लाइट जो है वो सीधी जाएगी, लेकिन कॉर्नर से टकरा के जो है वो नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ। तो ये जो सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, हमारी सारी जो है लाइट पहुंचेगी। तो ये सेंट्रल फ्रिंज जो है वो हमें क्या बनाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट दिखता है, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो मोस्टली इसी रीजन में जाती है, सेंटर में तो जाती है, यहाँ पे तो होता ही है, लेकिन क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, तो वो कुछ पोर्शन, जो इतना पोर्शन है यहाँ का, ये जो यहाँ पर परछाई होनी चाहिए थी, वो परछाई को भी कवर करके वहां पर जो है वो लाइट हो जाती है और हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है, जिसकी हम ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है, किस केस में, डिफ्रैक्शन के केस में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट जो है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो हमारा बैंड शुरू होते हैं हमारे, कि यहाँ पर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, यहाँ पे भी डार्क फिर ब्राइट फिर फ्रिंजेस जो है वो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी दिखते हैं। बट डिफ्रैक्शन होता क्या है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है जब लाइट जो है वो सीधी जानी होती है। यहाँ पर क्या एक स्लिट बनाई हुई है डिफ्रैक्शन में, जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने क्या करा, दो स्लिट बनाई, S1 और S2, दो कोहेरेंट सोर्सेस थे, दैट मींस उनका जो फेज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से लाइट जो है वो आ रही है, क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर बेंडिंग हो रही है, क्योंकि कॉर्नर से ऑब्स्टिकल से टकराकर लाइट जो है वो बेंड हो रही है, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट मिलता है। ये देखो, ये जो सेंट्रल फ्रिंज है ये जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट मिलता है। अगर हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पार्ट डिफरेंस भी 0 होता है लाइट का, तो हमें क्या मिलता है, सेंट्रल में ब्राइट जो है वो ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिलती है। ये है हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगर हमें किसी और पॉइंट पे, किसी और स्क्रीन की किसी और पॉइंट पे हमें बताना है कि यहाँ पर क्या है, ब्राइट होगा या फिर डार्क होगा, तो हमें फिर से वही पार्ट डिफरेंस जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर जो है वो हमारी लाइट आ रही है, ये हमारा है L और ये है हमारा M। तो LM जो है वो हमारी स्लिट है और इस स्लिट की विड्थ जो है वो है A। क्या है स्लिट की विड्थ, A। यहां पर हमारी है स्क्रीन, यहाँ पे सपोज हमने कोई कंसिडर करा पॉइंट P, जहां पे हमें देखना है कि वो ब्राइट स्पॉट है कि डार्क स्पॉट है। तो यहां से एक रह गई और ये रह गई। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्लिट नहीं है तो यहाँ पर दो रे नहीं है, यहाँ पर ये जो स्लिट है वो पूरा पॉइंट है, हर एक यहाँ से हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट जो है वो वहां तक पॉइंट P तक पहुंचने वाली है, तो इसलिए यह नंबर ऑफ लाइट जो है वो वहां तक पहुंचेगी। ये भी क्या है, D डिस्टेंस, स्क्रीन से लेकर इसका डिस्टेंस क्या है हमारा D। अब यहाँ पे A जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लैम्डा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू A। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है विद रिस्पेक्ट टू स्लिट का विड्थ। अब इसमें ये जो दो लाइट गई, अगर हम ये कॉर्नर्स की लाइट की बात करें, कॉर्नर रेस की बात करें, तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा इसका पार्ट डिफरेंस।
कि कितनी एक्स्ट्रा जो है वो ये वाली रे जो है वो ट्रैवल करी। ये क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इस पाथ डिफरेंस को अगर मैं निकालूं तो सपोज मैंने कहा ये क्यू पॉइंट है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा मेरा, पाथ डिफरेंस है मेरा LM माइनस LQ माइनस पाथ डिफरेंस आएगा मेरा MQ। क्या आएगा मेरा पाथ डिफरेंस, MQ। और ये पाथ डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगी, लेट अस सपोज ये एंगल जो है वो थीटा है, जो P के साथ सेंट्रल एंगल बना रहा है वो है एंगल थीटा, जो पॉइंट P बना रहा है किसके साथ, सेंट्रल लाइन के साथ, तो ये एंगल थीटा है। तो ये लाइन, ये भी एंगल थीटा होगा, पैरेलल लाइंस। और ये क्या है, 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये MQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, A। तो A साइन थीटा मेरा क्या आएगा, MQ, यानी कि पाथ डिफरेंस मेरा क्या होगा, A साइन थीटा। क्या होगा मेरा पाथ डिफरेंस, A साइन थीटा। ये होगा मेरा पाथ डिफरेंस A साइन थीटा। अब फॉर स्मॉल एंगल्स जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, थीटा के। तो A थीटा जो होगा वो मेरा क्या होगा, डेल्टा एक्स, या फिर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा मेरा, A थीटा। अब यहां पर क्या है, जैसे हमारे इंटरफेरेंस में था कि जब डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता था तो हमें क्या दिखता था, ब्राइट स्पॉट। बट यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर ऐसा केस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो स्लिट नहीं है, पहली बात। यहाँ पे क्या है, सिंगल स्लिट है, जो हर एक पॉइंट पे जो है वो रेज जो है वो वहां तक पहुंच रही है, और जो कॉर्नर पे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो एन लैम्डा जो इंटरफेरेंस के केस में ब्राइट फ्रिंज दे रहा था, यहाँ पर हमें क्या देगा, डार्क फ्रिंज। हमें यहाँ पर ये क्या देगा, डार्क फ्रिंज। तो ए थीटा जो होगा वो होगा एन लैम्डा, फाई क्या था मेरा 2n पाई, और मेरा डेल्टा एक्स क्या है n पाई। ये किस में, इंटरफेरेंस के केस में क्या था, ब्राइट फ्रिंज दे रहा था, बट यहाँ पर ये डार्क फ्रिंज देगा। क्यों देगा, क्योंकि अगर ये सपोज देखो मैं फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 की बात करती हूँ। सपोज मैंने लिया n इज इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या होगा, लैम्डा। अगर मैं इस स्लिट को डेल्टा एक्स मतलब लैम्डा मींस ए थीटा जो है वो क्या है, लैम्डा है। ए थीटा क्या है मेरा, लैम्डा। तो अगर मैं इस स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो ये स्लिट क्या है, लैम्डा बाय 2 के हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो जब वो दो स्लिट लैम्डा बाय 2 के बीच में डिवाइड हो जाएगी, तो यहां से जितनी भी रेज जाएंगी और यहां से जितनी भी रेज जाएंगी, ये दोनों जो है वो रेज इक्वल होंगी, और दोनों जो है वो आपस में जाके कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि 180 का फेज डिफरेंस होगा। और ये दोनों रेज क्या है, आपस में हर एक रे को कैंसिल कर देगी। यहां से निकलने वाली पहली रे और यहां से निकलने वाली पहली रे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। तो इस वजह से यहाँ पर जब डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा है, तो वहां पर हर एक रे जो है वो दूसरी रे को कैंसिल कर देगी। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, डार्क स्पॉट। क्या मिलेगा हमें, डार्क स्पॉट। लेकिन तो ये क्राइटेरिया किसका हुआ, डार्क फ्रिंज के लिए। लेकिन अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, तो ब्राइट में क्या होगा, वहां पर क्या था, डार्क कब मिल रहा था हमें, जब हमारा डेल्टा एक्स था 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो यहां पर भी अगर मैं डेल्टा एक्स लू कंसिडर करूं 3 लैम्डा बाय 2, लेट अस सपोज डेल्टा एक्स जो है वो 3 लैम्डा बाय 2, फॉर इंटरफेरेंस इट इज ब्राइट फ्रिंज, बट डिफ्रैक्शन में क्या, फॉर इंटरफेरेंस इट इज डार्क फ्रिंज। तो डिफ्रैक्शन में क्या होगा, सपोज मैं इसको
तीन हिस्सों में डिवाइड करा, λ/2, 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 तो पार्ट डिफरेंस क्या हो गया 3 λ/2। तो ये λ/2 और ये λ/2 वाली जो रेज है ये आपस में कैंसिल कर गई, लेकिन जो ये रेज बची λ/2 जो पार्ट डिफरेंस ये वाला ट्रैवल कर रही है, ये क्या करेंगी, ये हमें देगी ब्राइट स्पॉट। तो ब्राइट फ्रिंज किससे आएगी, इस थर्ड कंट्रीब्यूशन से। इंटेंसिटी कम होगी लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो ब्राइट स्पॉट का आएगा, और ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी कब, जब हमारा डेल्टा एक्स या फिर पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या होगा 2n-1 λ/2। तो ये समझ में आया कि डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि क्योंकि जैसे सपोज लैम्डा था तो λ/2 ने दोनों रेज ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिला, डार्क स्पॉट मिला। और ब्राइट स्पॉट तब मिला जब जैसे ये 3 λ/2 है, तो 3 λ/2 ने इसमें से 2 λ/2 ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बट जो हमारी जो लाइट मिलेगी वो कहां से मिलेगी, λ/2 पोर्शन से जो है वो हमें लाइट मिलेगी, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ये था हमारा डिफ्रैक्शन का पैटर्न और हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो थीटा = 0 पे होगा, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा क्योंकि सारी लाइट जो है वो सेंटर में जाएगी, डिफ्रैक्शन होके थोड़ा ज्यादा जो है विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है वो फ्रिंजेस होना स्टार्ट होगा जिसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज होगी। अब ये जो है फ्रिंज विड्थ, इसमें क्या है, इसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न भी इंक्लूडेड है, कि इंटरफेरेंस जो है वो डिफ्रैक्शन के अंदर इंक्लूडेड है। इसकी इंटेंसिटी जो है वो I0 है और इसकी विड्थ ऑफ स्लिट क्या है, A। तो ये थीटा और I0 के बीच में जब हमने इसको प्लॉट करा तो हमें क्या दिखा कि ये जो सेंट्रल ब्राइट है ये किससे आया, डिफ्रैक्शन से, लेकिन जो इसके अंदर का जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज है वो किससे आ रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न से। और इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन में क्या होती है, वीक होती जाती है जैसे जैसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से आगे आगे और डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते हैं। अब कुछ रिजॉल्विंग पावर होती है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जब हमने रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की कुछ रिजॉल्विंग पावर होती है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है जब बहुत ही ज्यादा दूर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही पास होते हैं, रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि हम उन दो छोटे ऑब्जेक्ट्स को कितना ज्यादा दूर करके देख सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट ना लगे बल्कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लगे। अगर टेलीस्कोप की सपोज ये ऐसे है, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, ये तो दो पॉइंट अलग अलग लिखे हैं, इसका मतलब ये रिजॉल्व्ड पॉइंट है। लेकिन अगर दो पॉइंट ऐसे हैं कि वो साथ में ही है और हमें लग नहीं रहा कि वो रिजॉल्व्ड है, तो टेलीस्कोप की पावर जो है वो रिजॉल्व करने की यही है कि वो इन दो पॉइंट्स को अलग अलग करके दिखाएं, एज वन ऑब्जेक्ट या एज वन पॉइंट ना दिखाएं। तो ये होता है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर में क्या होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है वो क्या है 2a, तो उससे जो पैटर्न बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसकी जो रिंग है सेंट्रल रिंग, उसका रेडियस होता है 1.22, रेडियस आता है 1.22 लैम्डा f/2a। ये होता है रेडियस ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। अब ये रेडियस क्या होगा, 2 से ये गया तो ये हो गया 0.61, तो रेडियस होता है 0.61 लैम्डा f/a। इस रेडियस का, अगर इस रेडियस से डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे कि माइक्रोस्कोप के लिए जब टू ऑब्जेक्ट्स जिनकी इमेज इतनी क्लोज है कि वो हमें नेकेड आई से सिंगल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो वो हमें, क्योंकि माइक्रोस्कोप में की रिजॉल्विंग पावर जो है वो अच्छी होगी, तो वो हमें ऑब्जेक्ट क्या है वो अलग अलग दिखेगा। तो वो अलग अलग दिखने के लिए ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए हमारे पास एक डी मिनिमम चाहिए होता है। डी मिनिमम मीन्स कि अगर इस डिस्टेंस से कम का डिस्टेंस है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वो दो ऑब्जेक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं होंगे, वो हमें एज वन ऑब्जेक्ट ही दिखेंगे अगर उनका डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस से कम होगा। तो वो डिस्टेंस क्या है 1.22 लैम्डा f/d। जो रेडियस था वही रेडियस जो है, जो सेंट्रल फ्रिंज का जो रेडियस था उतने रेडियस का ही मिनिमम डिस्टेंस है। अगर उस डिस्टेंस से कम होगा उन ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि लैम्डा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, सपोज कुछ 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास अगर हम लैम्डा लें, और हमारी जो डी है ये भी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती है। तो अगर वो डिस्टेंस
इस स्मॉल वैल्यू से भी कम है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो माइक्रोस्कोप उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, इस डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस क्या है, 1.22 लैम्डा f/d। अगर माइक्रोस्कोप जो है वो किसी मीडियम में पड़ा है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, अब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो वो d मिनिमम जो हो जाएगा वो होगा 1.22 लैम्डा बाय 2n साइन बीटा। ये बीटा क्या है, ये बीटा है ये जो लेंस होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है माइक्रोस्कोप का, ये जो एंगल है बीटा, ये होगा, ये वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे बना रहा है, ऑब्जेक्टिव पे एंगल बना रहा है बीटा, वो है हमारा साइन बीटा। तो उसकी वजह से जो n साइन बीटा है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये है हमारी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। बात है हमारा पोलराइजेशन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे हमने बोला कि लाइट जो है वो एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो हर एक वेव, हर एक लाइट वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करवाते थे, जैसे सपोज अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट के ऑसिलेट करेगा, तो वो क्या होती है, वो होती है पोलराइज्ड वेव। जो अनपोलराइज्ड वेव होती है, अनपोलराइज्ड वेव का मतलब है कि जो उसके कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो क्या होगी, अनपोलराइज्ड लाइट। क्योंकि लाइट जो है वो एक ईएम वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पोलराइज्ड लाइट होती है कि जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएं, या तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करे या ट्रांसवर्स में मूव करे, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो मूव करने लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कि हमें एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन बता देते हैं उस ऑसिलेशन की, कि अब इसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करेगा, तो वो क्या होता है, पोलराइजेशन। ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और इससे जो हमें लाइट मिलती है उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। अब जैसे ये सोर्स है लाइट का, ये हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन के लिए हम पोलरॉइड्स का यूज करते हैं। पोलरॉइड्स में क्या होता है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि पोलरॉइड हो गया हमारा निकोल प्रिज्म। क्या है, निकोल प्रिज्म एक पोलरॉइड है। हमने क्या करा, वो पोलरॉइड को इसके अनपोलराइज्ड लाइट के पास रख दिया। अब जब ये लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास करेगी, तो क्योंकि इसका पास एक्सिस है, ये क्या है, पास एक्सिस, ये पास एक्सिस जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। तो क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाया, तो जो इस डायरेक्शन में, जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स थे या वाइब्रेशंस थी अनपोलराइज्ड लाइट की, वो ही सिर्फ इससे पास करेगी। बाकी जो भी इस पास एक्सिस से परपेंडिकुलर होंगे या किसी अलग डायरेक्शन में होंगे, वो इससे पास नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो हमें लाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। क्या मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट। और ये पोलराइज्ड लाइट उसी डायरेक्शन में पोलराइज होगी जिस डायरेक्शन में हमारा पास एक्सिस है, किसका, पोलरॉइड का। तो जब अनपोलराइज्ड, सपोज इसकी लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है I0, जब ये इससे पास हुई, जब ये पोलरॉइड से पास हुई, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, I0/2। I0/2 क्यों हो गई इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि सपोज मैंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव है, ये पर्टिकुलर ऑसिलेशन है। अब ये ऑसिलेशन जो है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। अब मैंने जो पास एक्सिस बनाया वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए बनाया, इसका मतलब सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बाहर निकल सकता है। तो हर एक वेव का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कट जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कट जाएगी। इसका मतलब अगर I0 में 100 टुकड़े थे वेव के, तो उस 100 टुकड़ों में से आधे ही बाहर आएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेव तो कट जाएगी।
सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बाहर आएगा, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या देगा, इंटेंसिटी जो है वो हाफ कर देगा। तो उसके बाद जो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, I नॉट बाय 2। अगर मैं यहां पर एक और पोलराइड लगा दूं, अब मैं यहां पर एक और पोलराइड लगा दूं, अब यहां पे क्या करूं, मैं इसका पास एक्सिस जो है वो ऐसे हो गया, अब इस निकोल प्रिज्म का पास एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब अगर ये पोलराइज लाइट मैं इस निकोल प्रिज्म से पास करवाऊं तो क्या होगा, अब ये तो सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है लाइट की, और यहाँ पर पास एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, I नॉट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कोई लाइट बाहर आएगी नहीं, क्योंकि सारी लाइट जो यहीं पे ट्रैप हो जाएगी निकोल प्रिज्म से, वो बाहर निकलेगी नहीं, तो I नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पोलराइजेशन होता है। जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है पोलराइड पे, तो लाइट जो है वो लीनियरली पोलराइज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर है अलाइन मॉलिक्यूल्स के उसी में वाइब्रेट करता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पास एक्सिस ऑफ पोलराइड। तो ये क्या होता है, I नॉट भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बाय हाफ हो जाता है, और लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पास एक्सिस है किसका, पोलराइड का। अब आता है हमारा मालस लॉ। ये मालस लॉ जो है वो इंटेंसिटी के लिए बताया गया है कि जब पोलराइजेशन होती है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो ये लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है, लॉ ये स्टेट करता है कि इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर वेरीज टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल। मींस जब भी लाइट जो है वो, एक ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइजर से पास हुई है, सपोज निकोल प्रिज्म से पास हुई, इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गई, रिड्यूस होगी। वो रिड्यूस कैसे होगी, वो रिड्यूस होगी I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जो पोलराइजर एंगल, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल है उस एंगल पर डिपेंड करेगी। जैसे मैंने यहां पर बताया कि मैंने क्या करा, यहां पर पहले परपेंडिकुलर बनाया, अब यहां से एक्सिस जो है वो ये निकल आई, इंटेंसिटी I नॉट बाय 2 हो गई। अब क्या हुआ, इस निकोल प्रिज्म और इस निकोल प्रिज्म के एंगल के बीच में कितना एंगल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं I निकालू तो I नॉट क्या होगा, I नॉट कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90, और ये क्या है I नॉट बाय 2, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है I नॉट बाय 2। तो कॉस स्क्वायर 90 कॉस 90 क्या होता है, 0। तो अब जो इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी 0, तो वही हुआ, यहाँ पर कोई लाइट बाहर ही नहीं आई। तो इसका मतलब मालस लॉ कहता है कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो थीटा है उस थीटा पर डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी से लाइट जो है वो बाहर आएगी। लेट अस सपोज कि मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे लगा देती, अगर मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे लगा देती तो मुझे इंटेंसिटी मिलती cos स्क्वायर 45, यानी I नॉट बाय 2 इंटू 1 बाय 2, cos 45 होता है 1 बाय रूट 2, स्क्वायर हो जाएगा तो 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा I नॉट बाय 4। तो मुझे अब जो इंटेंसिटी मिलेगी 45 डिग्री पे वो क्या मिलेगी, I नॉट बाय 4, वो और हाफ हो जाएगी जो पहले इंटेंसिटी थी। तो इस तरीके से मालस लॉ कहता है कि इंटेंसिटी जो वेरी करती है वो वेरी करती है कॉस स्क्वायर थीटा से, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, कि स्कैटरिंग करने से भी पोलराइजेशन होती है। जब क्या होता है, इंसिडेंट सनलाइट जो है वो पोलराइज होती है, अनपोलराइज लाइट होती है, वो हर एक डायरेक्शन में होती है, और इंसिडेंट लाइट जो है वो वैक्यूम से होकर हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल से क्या होता है, लाइट वेव जो है वो स्कैटर्ड होती है, जो वो लाइट है, सनलाइट है, वो स्कैटर्ड होती है, और उस स्कैटरिंग से क्या होता है, वो लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है और क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। तो क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसिडेंट वेव में, तो मॉलिक्यूल जो है वो मोशन जो है वो बोथ डायरेक्शन में बना लेते। क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट है, वो सनलाइट है, अनपोलराइज्ड है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में आई, हमारी आंख के पहुंचने से पहले सनलाइट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके आती है, और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट स्कैटर्ड होती है तो वो क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट करने लग जाता है, और हमारी आंखों में जो पहुंचती है वो क्या पहुंचती है, पोलराइज्ड लाइट। अब रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन होता है।
रिफ्लेक्शन से कैसे पोलराइजेशन होता है कि जैसे ये सरफेस है हमारा, यहां पर हमारी आई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जो है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, परपेंडिकुलर में भी और पैरेलल डायरेक्शन में भी। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। इंसिडेंट रे जो है वो क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड। ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। तो ये हुई रिफ्लेक्टेड वेव और ये हुई रिफ्रैक्टेड। अब होता क्या है, जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो तो अनपोलराइज्ड लाइट ही निकल जाती है, ये भी पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन मूव करती है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो पोलराइज हो जाती है। अब क्या होता है, अब ये तो हो गया कि इंसिडेंट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा आई, और यहां से क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई और यहां पे हो गई रिफ्लेक्शन। अब ये जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ये हो गई पोलराइज्ड। अभी क्या है, ये पार्शियल पोलराइज्ड है। क्या है ये, पार्शियल पोलराइज्ड। इसमें कुछ परपेंडिकुलर भी हैं, कुछ पार्शियल पोलराइज्ड होती है जब इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब ये लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। जब ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है वो कंडीशन ये है कि जब ये लाइट जो है वो पूरी प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, वो कंडीशन ये है कि जब रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव में एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। जब रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो पूरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी और वो सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जब इंसिडेंट रे अनपोलराइज्ड लाइट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। जब रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री का। अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं, अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू N2 बाय N1, और ये है हमारा N1 और ये है हमारा N2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेस है, ये चेंज ऑफ मीडिया है। तो साइन आई ये क्या है, आई। अब वो एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं आईपी। तो साइन आईपी और आर रिफ्रैक्टेड एंगल, अब क्या है, ये नॉर्मल है तो क्या होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है, तो ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, तो ये भी एंगल आईपी होगा। और ये एंगल क्या है, 90, तो ये क्या होगा, 90 माइनस आईपी। अब ये एंगल 90 माइनस आईपी और ये फिर से 90 डिग्री का एंगल है तो ये होगा आईपी, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आईपी, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आईपी। तो साइन आर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस आईपी इज इक्वल्स टू N2 बाय N1। मैं इसको इस छोटे डायग्राम में ऐसे करके बताती हूं कि कैसे ये 90 माइनस आईपी आया। इसमें हुआ क्या, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल है हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये है एंगल आईपी। अब ये एंगल आईपी है, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल तो सेम होता है, तो एंगल आईपी और एंगल आईपी हो गया। अब क्योंकि ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है और ये आईपी है तो ये होगा 90 माइनस आईपी, ये होगा 90 माइनस आईपी। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन प्लेन पोलराइज्ड लाइट कब होगी, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 है, इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और ये 90 माइनस आईपी होगा, इसका मतलब ये एंगल आईपी है। अब ये भी नॉर्मल और इंटरफेस के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, और ये आईपी है तो ये एंगल क्या हुआ 90 माइनस आईपी, तो एंगल आर क्या होगा 90 माइनस आईपी।
तो साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आईपी क्या हो जाएगा, साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी क्या हो जाएगा, n2 बाय n1, दैट इज tan आईपी इज इक्वल्स टू n21। ये क्या होता है हमारा ब्रूस्टर्स एंगल। आईपी को क्या बोलते हैं हम, ब्रूस्टर्स एंगल। और ये लॉ होता है ब्रूस्टर्स लॉ, जिसमें tan आईपी मतलब इंसिडेंट एंगल का tan अगर हम ले तो हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। तो ये क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू tan आईपी, मतलब कि ब्रूस्टर्स एंगल, इंसिडेंट एंगल वो एंगल है जिस पर रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव 90 डिग्री का एंगल बनाती है आपस में। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो होती है प्लेन पोलराइज्ड, और वो इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड वेव प्लेन पोलराइज्ड है उसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। और अगर हम उसका टेंजेंट लें तो वो हमें क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। ये होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।